स्पेशली अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो उनके साथ काम करने का आपका व्यक्तिगत अनुभव अगर आप साझा करना चाहें। आज मुझे पिछले 9 साल से अरविंद जी के साथ काम करने का मौका मिला है। बहुत फर्क है। लोग कहते हैं कि पहलवान की मोटी बुद्धि होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि मुझे जल बोर्ड से, CISF से और निगम से लेके विधायक तक का एक्सपीरियंस है जी और 3 मुख्यमंत्रियों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। आप साफ साफ नहीं कह रही, जी लेकिन आप एक मैसेज कन्वे कर रही हैं। जिस तरह की वो राजनीति करते हैं वो देश हित में नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी में कौन सा नेता है जो 15 बार गौमुख से कावड़ लेके दिल्ली आया हो? है कोई नेता? पूछ लो किसी से। मैं लेके आया हूँ गौमुख से पैदल दिल्ली, और वो 12 दिन में। जब उनके कैबिनेट में बैठी मंत्री, इतनी बड़ी मंत्री के पति ऐसा बयान दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है ना जी। घर में तो चर्चा होती होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं सहीराम पहलवान जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं साउथ दिल्ली से। स्वागत है सर आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप जो कुश्ती का अखाड़ा है उससे निकल के राजनीति में आने का विचार कैसे आया? हर रिपोर्टर यही पूछता है पहले। जी देखिए, मैं पहलवानी करता था, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मुझे कोई शौक नहीं था राजनीति का। लेकिन पहलवानी छोड़ने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी आई। पिताजी हमारे कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष रहे, जी तो उनके पास नेताओं का आना जाना लगा रहता था। तो उनके साथ तो ऐसे ही थोड़ी बातचीत करते 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 एक समय ऐसा आया कि मेरे यहाँ एक झुग्गी झोपड़ी कैंप था, इंदिरा कल्याण बिहार गाँव के नज़दीक ही। बिल्कुल। वहाँ कुछ मेरे पर्सनल जानने वाले लोग थे उस झुग्गी झोपड़ी में, पहलवानी के शौकीन थे। वो मेरे पास आते जाते रहते थे। तो DDA उसे तोड़ने आ गई। ठीक। तो उस समय जो भी पॉलिटिकल आदमी थे, आज के जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं, ये विधायक थे। विधायक होने के नाते ये इनके पास गए। इन्होंने साफ हाथ खड़ा कर दिया कि मैं इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। वो लोग फिर मेरे पास आ गए, क्योंकि पहलवानी के उससे थोड़े लोगों में ज़्यादा जान पहचान थी, लोगों में उठना बैठना था। क्योंकि देहात का टाइम था, लोग कुश्ती के शौकीन थे कि पहलवान जी इस तरह से DD हमारी तोड़ रही है, हमें उजाड़ रही है। तो हम विधायक जी के पास गए, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं इसमें कोई हेल्प नहीं करूँगा। तो हम चाहते हैं आप हमारी मदद करें। मैंने पिताजी से बात की। पिताजी ने कहा, ये आज इनको ज़रूरत है आपकी, आपको इनकी मदद करनी चाहिए। जी मैंने कहा ठीक है, जो भी मेरे से हेल्प होगी मैं आ जाऊँगा। मैंने सब लोगों को अपने को मैसेज दे दिया, कभी अगर तोड़ फोड़ करने DD आती है, फोर्स आती है, तो उनको तोड़ने नहीं देना। तो वही हुआ, DD आई पूरी फोर्स को लेके। लेकिन मैं कहूँगा कि एक अच्छी मोमेंट तैयार हुई वहाँ पे, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी एक बहुत बड़ा एरिया है मेरी विधानसभा में। बिल्कुल। मैंने सबसे रिक्वेस्ट करी कि यार आज इनके साथ है, कल तुम्हारे साथ होगा। आज अगर आप इकट्ठे हो जाओगे तो हो सकता है इनकी जान बच जाए, बाद में तुम्हारी ही मदद करेंगे। तो कुछ ऊपर वाले की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन करीब 6 से 7 हज़ार लोग इकट्ठा हो गया। और जब विल्डोजर आया तो हम विल्डोजर के आगे लेट गए। हम उठे ही नहीं, पब्लिक ने उठने ही नहीं दिया। तो विल्डोजर को और दिल्ली पुलिस को वहाँ से वापस जाना पड़ा। बस लोग उसके बाद शुरुआत हो गई। यानी जो पावर थी उसने कहीं कहीं, जो पावर होती है राजनीति में, उसने आपको अट्रैक्ट किया इस तरफ आने के लिए। हाँ जी। बिल्कुल। तो आप पावर के चलते राजनीति में आए, उसके बाद आपने दूसरी पार्टियों में कांग्रेस और BSP के साथ भी काम किया है, लेकिन अब आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं। तो वो अनुभव किस तरह का आपका रहा है? स्पेशली अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो उनके साथ काम करने का आपका व्यक्तिगत अनुभव अगर आप साझा करना चाहें। देखिए, व्यक्तिगत तो मैंने शीला दीक्षित जी के साथ भी काम किया है, साहब सिंह वर्मा जी के भी साथ भी काम मैंने किया काफ़ी लंबे समय। जी मैं BJP में नहीं था, लेकिन मैंने उनके साथ काम किया है पर्सनल तौर पे। जी और आज मुझे पिछले 9 साल से अरविंद जी के साथ काम करने का मौका मिला है। बहुत फर्क है। किस तरह का डिफरेंस देखते हैं आप, स्पेशली अगर हम कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। देखिए, कांग्रेस के वो साथ जो है ना, वो बड़े बड़े काम करने की सोचते हैं, जी लेकिन अरविंद जी की सोच बिल्कुल नीचे से चलती है। कि जो लाइन में पीछे सबसे लास्ट में आदमी खड़ा है,
उसकी जरूरत क्या है, वो वहां से शुरू होते हैं। जैसे झुग्गी झोपड़ी की बात करेंगे आप, पहले यहाँ जब शौचालय थे, पहले भी थे, आज ऐसा नहीं है कि अब तो हमने थोड़े नए बनाया है उन्हें दोबारा से, शौचालय थे पहले यहाँ भी। तो जो आदमी सुबह फ्रेश होने के लिए जाता था सबसे पहले वो अपने घर में 2 रुपए का सिक्का ढूंढता था, क्योंकि 2 रुपए एक आदमी के चार्ज लिए होते थे वहां। तो अरविंद जी ने वहां से सोचना शुरू करा, देखो कितनी लास्ट सीढ़ी तक पहुंचे, आज वो शौचालय फ्री है, किया जाए, निःशुल्क है। 9 साल से निःशुल्क, जब से हमारी आदमी की सरकार बनी है, बिल्कुल निःशुल्क है। निःशुल्क हो गया है, बिल्कुल। तो वहां से सोचना शुरू करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, बिल्कुल। अगर हम बात करें एक खिलाड़ी के तौर पर राजनीति में आने की, आपने एक खिलाड़ी के तौर पे अपने जीवन में शुरुआत की, उसके बाद आप राजनीति में काफ़ी वक्त से सक्रिय हैं। तो ऐसे में अगर एक खिलाड़ी के तौर पर हम बात करें तो आगे राजनीति में इसका कितना फ़ायदा है, और क्या आप आगे अगर लोकसभा में आप चुने जाते हैं तो फिर आप आगे इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि मुझे उसमें बहुत पहलवानी होने के नाते बहुत मदद मिलेगी और मिल रही है। लोग कहते हैं कि पहलवान की मोटी बुद्धि होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये देख लो कि जब कंपटीशन होता है आमने सामने, तो आके आंखों में पहलवान ये पता कर लेता है कि अगला कदम इसका दूसरे पहलवान का कहाँ जाएगा, ये क्या क्या काम करने वाला है। तो इससे तेज आदमी और क्या होगा। बिल्कुल। इसके अलावा आप CISF के साथ काम कर चुके हैं, जल बोर्ड में भी शायद आपने काम किया है, तो उन सारे अनुभवों को कैसे जनता के बीच लेके जाएंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि मुझे जल बोर्ड से, CISF से और निगम से लेके विधायक तक का एक्सपीरियंस है जी, और 3 मुख्यमंत्रियों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। बिल्कुल। मुझे निगम की हर समस्या का समाधान पता है, विधानसभा की हर विधानसभा का समाधान पता है। तो मैं तो कहूँगा 27 साल का एक्सपीरियंस है, लोग इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। बिल्कुल। विधानसभा में जनता ने, दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है दिल्ली की जनता। ऐसे स्पेशली तुगलकाबाद की अगर हम बात करें, वहाँ से आप हैं, तो लोकसभा के जो मुद्दे हैं वो अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो लगातार यही देखते हैं कि आम आदमी पार्टी विधानसभा में तो अच्छा करती है, लेकिन लोकसभा में शायद हम कहें कि मोदी लहर में फ़ायदा मिल जाता है बीजेपी को। इस पर आपकी क्या राय है? लोकसभा के क्या अलग तरह के मुद्दे आप देखते हैं जिनको लेकर जनता के बीच जाएंगे, ताकि जो मोदी लहर है उससे उभर सके आम आदमी पार्टी और अच्छा कर सके लोकसभा में? देखिए, आप खाली लोकसभा के मुद्दे ना लेके चलें, जी, लोगों को विधानसभा में भी काम पड़ता है। बिल्कुल। लोकसभा मेंबर विधानसभा में भी काम करा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक लोकसभा मेंबर बन गया तो विधानसभा में काम नहीं करा सकता है, निगम के काम नहीं करा सकता, बल्कि मैं कहता हूँ और ज़्यादा करा सकता है जी, और ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी लोकसभा में ये है कि उसमें कुछ चीज़ें देश हित की जुड़ जाती हैं, जो देश के लिए योजनाएं बनती हैं, उसमें हमें ये देखना है कि हम दिल्ली की जनता के लिए उन योजनाओं में कितनी भागीदारी कर सकते हैं। जी। अगर सेंटर की बात करें, हम लोकसभा की बात करें, तो बीजेपी एक अलग तरह की राजनीति करती है जो कि हम सब जानते हैं, और बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है वो कहीं ना कहीं उसको पता है कि जो उसका वोट बैंक है, जो उसके वोटर हैं, वो उसको पसंद भी करते हैं। इससे पार पाने के लिए आपने क्या तोड़ निकाला है? क्या इसको लेके आपने कुछ वर्कआउट किया है इसको? नहीं, देखिए, आप साफ साफ नहीं कह रही जी, लेकिन आप एक मैसेज कन्वे कर रही हैं। जिस तरह की वो राजनीति करते हैं जी, वो देश हित में नहीं है, बिल्कुल, वो धर्म की जाति की बात करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप नहीं कह रही, मैं कह देता हूं। देखिए, मेरा अपना मानना है जी, कि धर्म को और राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए, अलग अलग, दोनों अलग अलग पार्ट है। धर्म है, धर्म हम अपनी आस्था से मानते हैं, हमारी आस्था है धर्म में। राजनीति है, हम लोगों के विकास के लिए करते हैं। दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अब आपने चर्चा करी दी है तो मैं भी बता देता हूं। जहां तक धर्म की बात है, तो आज भारतीय जनता पार्टी में कौन सा नेता है जो 15 बार गौमुख से कावड़ लेके दिल्ली आया हो? है कोई नेता? पूछ लो किसी से। मैं लेके आया हूं गौमुख से पैदल दिल्ली, और वो भी 12 दिन में। 12 दिन में, बड़ी बात है। तो मेरा यह मानना है कि मैं अपनी उस यात्रा को, अपनी उस कावड़ को उस प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए आया हूं, न कि उसको राजनीति में कैश करने के लिए। प्रचार नहीं करते आप लोग? नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। धर्म और राजनीति दोनों दो अलग चीजें बिल्कुल, हैं और दोनों को अलग रखना चाहिए। धर्म हमारी आस्था है।
हम शंकर जी को भी मानते हैं, हनुमान जी की, मैं भक्त हनुमान का भक्तों में पहलवान रहा हूँ, तो हम काली माता को भी मानते हैं, काली माँ को भी मानते हैं। वो हमारी आस्था है। बिल्कुल, लेकिन राजनीति में जनता के मुद्दे अहम हैं। बिल्कुल, राजनीति में मुद्दे ही जनता के होने चाहिए। बिल्कुल सर। अब अगर हम बात करें जेल के बदले वोट, जेल का बदला वोट से, इस तरह की बात, इस तरह का नारा आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जैसे कि ईडी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद से लगातार उनकी याचिका भी खारिज की गई है। आपको क्या लगता है इसका कितना इफेक्ट होने वाला है चुनाव में, इस बार के चुनाव में, स्पेशली ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें? देखिए, मेरी तो ज़्यादा इस बारे में बात लोगों से नहीं हुई है, लेकिन लोगों के खुद मैसेज आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत टाइम पे एक ठीक आदमी को जेल में डाल दिया। ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं है जी। अरविंद जैसा आदमी जो 3 बार से मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के, और देखिए कितनी बड़ी बात है कि 2015 में चुनाव हुआ विधानसभा का, 70 में से 67 सीट, 2020 में हुआ 70 में से 62 सीट दिल्ली की जनता ने दी। तो दिल्ली इतनी बड़ी, इस छोटी से आंदोलन से इतनी बड़ी पार्टी बनना, आज पंजाब में भी हमारी सरकार है जी। कई और स्टेटों में हमारे एमएलए हैं, निगम पार्षद हैं, मेयर है, डिप्टी मेयर हैं जी। मतलब कुल 12-13 साल में एक नेशनल पार्टी बनना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जी। जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। जी। ऐसे आदमी को उठा के जेल में डालना, जी। ये लोगों के दिल में एक टीस बन गई है। बिल्कुल, लोगों के दिल में जगह है अरविंद जी के लिए, तो मैं तो कहूँगा इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। और आएंगे, संजय सिंह जी आगे ना, 6.5 महीने लगे, कोई बात नहीं। बिल्कुल। तो कोई ना कोई काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छे काम करोगे तो आपको कुछ ना कुछ कष्ट उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। आम आदमी पार्टी की तरफ से हाल ही में अंबेडकर जयंती के मौके पर एक प्रोग्राम भी रखा गया था, और उसमें एक नारा दिया गया था कि लोकतंत्र बचाओ, तानाशाही हटाओ। और इस तरह की बातें विपक्ष कर ही रहा है। सेंटर में भी कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां हों, लोकतंत्र बचाने की बात कर रही हैं। उनका आरोप है कि तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, विपक्षी पार्टियों के अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, तो इसको लेकर आपका क्या विचार है? क्या लगता है आपको, क्या वाकई ये सब हो रहा है और क्या इसका कोई इफेक्ट होने वाला, कोई इम्पैक्ट होने वाला है? नहीं, बिल्कुल होगा। अब कांग्रेस की आप कह रहे हो कि खाते सीज किए जा रहे हैं, कांग्रेस का खाता सीज किया था इन्होंने जी। कोर्ट से छूट मिल गई ना, तो इसका क्या अर्थ मानोगे आप? मैं तो कहूँ विपक्ष का गला ही घोट रहे हैं ना सीधा सीधा। ये तो कांग्रेस आज प्रचार करने की जरूरत नहीं कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों के लिए, कहां से लाएगी पैसा? और दूसरी तरफ एक ये लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन लोगों को उठा के जेल में डाल रहे हैं जी। उन्हीं से चंदा ले रहे हैं। 60 करोड़ रुपया मिला ना अभी, किसने दिया? बॉन्ड से। किसने दिया? और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मीट का व्यापारी है बीजेपी से। कितना चंदा है? 252 करोड़। मतलब वो तो इनके लिए दूध के धुले हो गए, बाकी और सब भ्रष्टाचारी हो गए। महाराष्ट्र में क्या हुआ? जिनको कहते थे 70 हजार करोड़, चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, आज मंच पे उनके बराबर में बैठ के मंच साझा करते हैं। तो देश देख रहा है, समझ भी रहा है। हमेशा एक जैसी हवा किसी की भी नहीं चली आज तक। समय परिवर्तन है, बदलेगा। अच्छा, हाल ही में बीजेपी के एक बड़े नेता की तरफ से कहा गया है कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए तो 272 ही सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन 400 पार सीटें चाहिए, क्योंकि संविधान जो संशोधन होते हैं, जो कानून बदले जाते हैं, उसके लिए। ऐसे में अब कहीं ना कहीं इसको लेकर विरोध ये हो रहा है कि संविधान बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कहीं ना कहीं जो बाबा राव भीम साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उसको लेकर वो बदलाव चाहती है, उसको बदलना चाहती है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं बीजेपी पे। तो क्या लगता है कि जो दलित वोटर है वो कहीं ना कहीं छिटकेगा बीजेपी से? क्योंकि जिस तरह के पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं, उसमें लगता है कि
कहीं ना कहीं दलित वोटर भी उनकी तरफ गया था, क्योंकि जिस तरह का रिजल्ट आया था बीजेपी का। इस बार क्या लगता है, उसमें कुछ नुकसान होने वाला है? देखिए, इससे? आपने प्रश्न मेरे से किया, जी जवाब आपने खुद ही दे दिया उसका। 400 पार की इनको इसलिए जरूरत है कि संविधान को बदल सके, जी ठीक है ना। ये जवाब आपने खुद ही दे दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कहते हैं 272, जो आज इंडिया गठबंधन का माहौल है, जी शायद ये 200 पार भी ना कर पाए। और एक प्रमाण तो मैं भी आप ही के सामने दे देता हूं, अभी 2 महीने पहले कही कि किस तरह ये संविधान बदल सकते हैं। सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास नहीं है। जैसे आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 6 महीने बाद ही केंद्र ने सर्विसेज को छीन लिया। आज हमारे कैबिनेट के पास या हमारे मुख्यमंत्री के पास किसी आईएएस की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं है, जो दिल्ली को चलाते हैं। जी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सर्विसेज, क्योंकि चुनी हुई सरकार है दिल्ली में, सर्विसेज उसके पास होनी चाहिए। लेकिन लोकसभा राज्यसभा शुरू होते ही ये एक बिल ले आए। उस बिल में राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी ये पास करा दिया कि एक जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है ये मान्य नहीं है। जब ये सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रहे तो संविधान की कहाँ कौन मानेगा जी। लेकिन जो बीजेपी का वोटर है उसको क्या लगता है आपको, उसको फर्क पड़ने वाला है इन सब चीज़ों से, जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर खुलासे हुए हैं और जिस तरह से लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश है? निर्मला सीतारमण जी के खुद के पति का बयान हाल ही में आया था, वो कह रहे थे कि अगर इस बार बीजेपी जीतती है तो फिर आगे चुनाव होंगे ही नहीं, तानाशाही आ जाएगी। जब उनके कैबिनेट में बैठी मंत्री, इतनी बड़ी मंत्री के पति ऐसा बयान दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है ना जी। घर में तो चर्चा होती होगी, उन्होंने महसूस किया होगा। और फिर मैं तो कहता हूं बीजेपी के लोग भी सोचें, चुनावी बॉन्ड पे भी सोचें। ये कह तो इनके पास इतना चुनावी बॉन्ड आया कहां से, किस किस कंपनी से है? मैं तो बीजेपी के साथियों से भी कहना चाहूंगा। दूसरा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आज दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, क्या वो इसका लाभ बीजेपी के लोग नहीं ले रहे? महिलाओं के लिए बस फ्री है, क्या भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, उसका फायदा नहीं ले रही? मोहल्ला क्लिनिक है, क्या भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी हैं या मेरे बुजुर्ग हैं या बहन है या बेटी है, क्या उसका फायदा नहीं ले रही? ले रहे हैं ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका सोचना तो पड़ेगा। बिल्कुल। और दिल्ली की जनता जो है वो कहीं ना कहीं एक और अभी एक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने जेल जाने से पहले की थी, विधानसभा सत्र में जब बजट पेश किया था, कि दिल्ली की हर महिला को जो 18 साल से ऊपर जाएगी उसको प्रति महीने सम्मान राशि 1000 रुपये हर महीने उनके खाते में डाली जाएगी। क्या बीजेपी वाले लिख के देंगे कि हम नहीं लेंगे? उन्हें करना चाहिए, सोचना चाहिए कि किस योजना से, किस पार्टी किस योजना से उन्हें क्या फायदा है। अब एक छोटा सवाल मैं करूंगा आपसे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और वर्कर चिल्लाते हैं, इनके नेता चिल्लाते हैं कि आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू क्यों नहीं की जा रही। मेरा आपके माध्यम से उन साथियों से कहना है कि आयुष्मान योजना की एक लिमिट है जी, 5 लाख रुपए की लिमिट है, बिल्कुल। और उसकी फॉर्मेलिटी बहुत लंबी है, फॉर्मेलिटी है, राइट। जब तक उसकी फॉर्मेलिटी कोई भी बीमार आदमी, पेशेंट फॉर्मेलिटी पूरी करेगा, मैं समझता हूं तब तक भगवान उसको। लेकिन इसके बदले में दिल्ली सरकार की जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है वो अनलिमिटेड है। 5 लाख नहीं, उसमें 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक का इलाज हो सकता है। और उसके लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, उसके लिए खाली आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो खाली राशन कार्ड है। दिल्ली में हर आदमी के पास, गरीब आदमी के पास राशन कार्ड है। उस राशन कार्ड के आधार पर ही उसको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पूरे ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो मैं दिल्ली की जनता से ये जानना चाहता हूं कि आयुष्मान योजना लागू करने से फायदा है दिल्ली की जनता को, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दिल्ली सरकार जो अनलिमिटेड ट्रीटमेंट दे रही है?
नहीं, दिल्ली की उससे जनता फायदा खुश है। तो है आम आदमी पार्टी से, ये तो जाहिर है कि दिल्ली की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी से, दिल्ली में जो सरकार है उससे काफी खुश है। लेकिन वो कहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी चाहिए, लेकिन केंद्र में वो बीजेपी चाहते हैं। कोई बात नहीं, हम उनकी बात, जो दिल्ली की और जनता का मोदी फैसला नाम होगा, हमेशा आगे रहता है कि मोदी मोदी। देखिए दिल्ली का जो जनता का फैसला होगा वो उसे हम सर माथे पे रखेंगे। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूं दिल्ली की जनता से, 2 योजना 10 साल, उन्होंने सातों के सातों एमपी भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में भेजने का काम किया है। जी। उनको अपना प्यार आशीर्वाद देकर लोकसभा में भेजे हैं। मैं खाली उनसे इतना जानना चाहता हूं कि 10 साल में 2 योजना में भारतीय जनता पार्टी के सातों सांसदों में से किसी एक ने भी दिल्ली की समस्याओं के बारे में बात रखी लोकसभा में? कभी उन पर चर्चा कराने की मांग की? एक बार भी नहीं की। तो फिर इसमें मोदी जी क्या करेंगे आके? बिल्कुल, जो जनता के मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूट जा रहे हैं और उनको आगे आने की, उन पर काम करने की, उन पर वोट करने की ज़रूरत है। और दिल्ली की जनता ये मानती भी है कि आम आदमी पार्टी ने जो कुछ दिया है, जितनी सुविधाएं दी हैं, वो बहुत शानदार हैं और दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं खुश भी है आम आदमी पार्टी के दिल्ली में काम से। तो हमारे साथ सहीराम पहलवान जी थे आज और उनसे हमने बहुत सारी बातें की, उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में जाना। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बहुत बहुत बातचीत धन्यवाद, के लिए। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।